हेलो गाइस। इवोल्यूशन में अपनी थ्योरीज को एंड करते हुए आखिरी थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, तो अपना जो पार्ट 2 है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, वो खोल लीजिए और सिंथेटिक थ्योरी पे आ जाइए। जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे लाइन बाय लाइन आपको चलना है। नोट्स के साथ चलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि डायग्राम्स जो हैं नोट के साथ ही समझ में आएंगे, नोट्स के साथ ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको लमार्क बताया था, लमार्क के 4 पोस्टुलेट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डार्विन बताया, डार्विन के 3 पोस्टुलेट बताए और कुछ ड्रॉबैक्स बताए थे डार्विन के। अब मैं सिंथेटिक थ्योरी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये वो थ्योरीज हैं जिससे इवोल्यूशन हुआ है इन थ्योरीज का, और जिसने जस्टिफाई किया है कि इवोल्यूशन जो है, ह्यूमन इवोल्यूशन या फिर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एक्चुअली हैपेंस। ठीक है, वो होता है, इवोल्यूशन होता है, ह्यूमंस इवॉल्व करके यहां तक पहुंचे हैं, ये बताया है। ठीक है, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी एकदम आखिरी की थ्योरी होगी, जो है सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। सिंथेटिक थ्योरी क्या है, थोड़ा सा मैं बेस बना चुका हूं इस थ्योरी के बारे में, तो सीधे पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मुझे वो 5 फैक्टर्स बता दीजिए जो जिनसे सिंथेटिक थ्योरी बनी हुई है, जिसमें से 2 जेनेटिक फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे और 3 मैंने आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताए थे। ठीक है, जो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स में थे म्यूटेशन। अभी क्या है मैं बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, देखो ज्यादा बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, उतनी ही पढ़नी है जितने सामने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट को समझ में आए। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद आप किताबें पढ़ सकते हैं बायोलॉजी की, लेकिन उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उतना हमें लिखना ही नहीं है। हमको क्या करना है, हमको 150 200 300 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं मैक्स। ठीक है, और उसके लिए इतनी बेसिक मिनिमम काम कर जाता है। ठीक है, इसलिए बेसिक ही पढ़ा रहा हूं मैं। बताओ, जेनेटिक फैक्टर में सबसे पहला था म्यूटेशन, दूसरा बताओ, दूसरा वेरिएशन था। ठीक है, ये क्या होता है मैं बताऊंगा आगे जाके। और 3 एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताए थे। सबसे पहला एक अपना जो माई बाप है वो है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, बताओ, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और तीसरा क्या बताया था, आइसोलेशन। तो ये 3 फैक्टर्स, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और आइसोलेशन, ये 3 फैक्टर क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। 2 हैं जेनेटिक फैक्टर्स, 3 हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये पांचों मिलकर इवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, और इन पांचों की मदद से ही, इनके इंट्रैक्शनल प्रोडक्ट से ही इवोल्यूशन होता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, ये पांचों फैक्टर्स एक साथ काम करेंगे। ठीक है, जिसमें से मेजर रोल अदा करेगा कौन, नेचुरल सिलेक्शन, जो डिसाइड करेगा कि इन पांचों फैक्टर्स, मतलब जो बचे हुए 4 फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से जो मॉडिफिकेशन एंड चेंज किसी भी ऑर्गेनिज्म में आएंगे, उनका एक्सेप्टेंस कितना होगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस समझते हैं ना, कि जो चीज हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, बात समझ आ रही है, वो फिट इंडिविजुअल्स में ट्रांसफॉर्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि फिट इंडिविजुअल्स ही आगे जाके एक इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में निकलने वाले हैं, क्योंकि यही वो पॉपुलेशन है जो फैलेगी, जो बढ़ेगी। ठीक है, क्या बोला था डार्विन ने। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर बट द नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट था स्ट्रगल। ठीक है, आज जो हमने देखा, हमने क्या देखा आज हमारा एक ग्लेशियर बर्स्ट हुआ बर्स्ट। अब इस ग्लेशियर बर्स्ट के चक्कर में कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग इंस्टेंटली मर गए जो नजदीक थे ग्लेशियर के, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। कुछ लोग कल मरेंगे। ठीक है, जो अगर प्रशासन जो है कर पाता है, मैनेज कर पाता है प्रॉपर तरीके से, तो ये डेथ्स मिनिमाइज होंगी। ठीक है, और वरना दिक्कतें हैं, डाउनस्ट्रीम एरियाज में फ्लड्स आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आप ह्यूमन लाइफ को तो बचा लोगे, लेकिन आप एनिमल लाइफ को नहीं बचा पाओगे, आप प्लांट लाइफ को नहीं बचा पाओगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है, ह्यूमंस जो है वो कल्चरल बीइंग है। ठीक है, उनके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं कल्चर के रूप में, उन्होंने अपने हाथों से वो कुछ कल्चर्स बनाए हैं। जैसे ह्यूमन के पास नाव उसने बनाई है, बोट बनाई है। ठीक है, ह्यूमंस ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया है। ठीक है, जिसके जरिए वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ह्यूमन जो एक सोशल बीइंग है, सोशल बीइंग इज ऑल्सो अ कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम ह्यूमन बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक सोशल बीइंग है, उसने कल्चर्स बनाए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर ह्यूमंस अच्छे से कर पा रहा है। ठीक है, बट ये स्ट्रगल तो है ना, क्या कुत्ता कर पाएगा, क्या बिल्ली कर पाएगी, क्या सांप कर पाएगा, क्या ये पेड़ कर पाएंगे जो बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं, नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि दे आर नॉट कल्चरल बीइंग, उन्होंने कल्चर्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उत्तराखंड में वो है बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल। ठीक है, उस बेसिक क्वेश्चन को स्थापित करने के लिए अब ये देखा जाएगा कि किन के पास कल्चर्स हैं, क्योंकि कल्चर्स ही हैं जो इंसान को बचाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ चुके होंगे अगर थॉट अच्छे से देखा है। ठीक है, तो यही बात है, ये जो मैंने हो रहा है ना इवेंट, यही है फाइट अगेंस्ट नेचर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो तीसरा था ना, एक था इंटर स्पीशीज स्ट्रगल, एक इंट्रा स्पीशीज स्ट्रगल, एक स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। ये स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर ही है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए नेचर के अगेंस्ट स्ट्रगल है ये। ठीक है, ऐसा होगा, कई सारे इवेंट्स आएंगे। कैसे इवेंट्स आएंगे? वॉल्केनो फटेगा, अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, अब नेचर चाहेगा ना कि नंबर रिमेन्स कांस्टेंट किसी भी स्पीशीज का, पर ह्यूमन का स्पीशीज का तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास दिमाग आ चुका है। ह्यूमंस का दिमाग जो है 1400 सीसी का है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज जो हम बात कर रहे हैं या आज जो हम कल्चर्स बनाए हैं इसकी वजह से बनाए हैं, जिसने ह्यूमन की लाइफ को आसान बनाया है। आज जो डेथ रेट हम इतना कम देख रहे हैं, ठीक है, क्यों है वो डेथ रेट इतना कम? क्योंकि हम स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर हम लोग जीत पा रहे हैं। ठीक है, जो हम ये कल्चरल टूल्स बना रहे हैं ना मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक है, और ये हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं, इसने इंसान की जिंदगी को कंट्रोल कर लिया ना। कंट्रोल कैसे कर लिया? डेथ रेट को गिरा के। ठीक है, आज जो है एज अ ह्यूमन स्पीशीज वी आर डोमिनेटिंग द ग्लोब बिकॉज वी हैव ब्रेन, एंड थ्रू दिस ब्रेन वी हैव मेड कल्चर्स टू मेक अवर लाइफ ईजियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। ठीक है, तो अब सिंथेटिक थ्योरी समझिए। सिंथेटिक थ्योरी प्रोवाइडेड हॉलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इवोल्यूशन कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स। ये हॉलिस्टिक है। हॉलिस्टिक क्यों है? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स को ले लेगी अपने अंदर। अब तक जो भी ड्रॉबैक्स हो रहे थे ना लमार्क के, डार्विन के, ये सारे अपने अंदर ले लेगी। सिंपल सा लिखना, एज पर सिंथेटिक थ्योरी इवोल्यूशन इज द इंटरेक्शनल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स सच एज म्यूटेशन, वेरिएशन, आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। ये मेजर लाइन है। ठीक है, इन पांचों फैक्टर्स का इंटरेक्शनल प्रोडक्ट है सिंथेटिक थ्योरी, और ये पांचों मिलके ही ह्यूमन इवोल्यूशन करवा रहे हैं या फिर किसी भी स्पीशीज का इवोल्यूशन करवा रहे हैं। हम जो है एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा हीरो जो है वो मैन है, इसलिए मैन के इवोल्यूशन पे हमारा फोकस है। हमारा कुत्ता का इवोल्यूशन या बिल्ली का इवोल्यूशन हमारा फोकस नहीं है, ना ही प्लांट का इवोल्यूशन। वी हैव टू स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशन, एंड फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन ऑल दीज 5 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। एक भी उसमें से जीरो नहीं होगा, हमेशा म्यूटेशन हो रहा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा। वेरिएशन जैसे स्पीशीज की, उसमें रेस की फॉर्म में आपको दिख रहा है। ठीक है, आइसोलेशन हमेशा रहेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी काम कर रहा होगा, नेचुरल सिलेक्शन भी काम कर रहा होगा। ठीक है, अब इन पांचों में से मेजर फैक्टर नेचुरल सिलेक्शन है, जैसा मैं बता चुका हूं। डायग्राम वही रखना अपना, नेचुरल सिलेक्शन बीच में गोला मार के चारों तरफ बाकी फैक्टर्स बनाना, और इंटरेक्शनल प्रोडक्ट जो इनको नेचुरल सिलेक्शन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड आइडिया दे रहा हूं। एज इन रिले रेस, अब देखो एक रिले रेस देखिए, जैसे एक लोहे का फट्टा या फिर लकड़ी का फट्टा लेके दौड़ लगाते हैं लोग। 100 मीटर तक एक आदमी दौड़ता है, फिर वो फट्टा पास करता है, फिर अगले 100 मीटर तक दूसरा, फिर अगले 100 मीटर तक तीसरा, उसके बाद 100 मीटर, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें हर एक इंडिविजुअल कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है फट्टे के साथ, फिर वो अपना फट्टा दूसरे को देता है, फिर बच्चा वो डिस्टेंस वो कवर करता है, फिर तीसरा करता है, ऐसे फट्टा पास ऑन होता रहता है। एंड तक फट्टा पहुंच जाएगा, लेकिन हर एक बंदे ने अपना कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है उस पूरी रेस को जीतने के लिए। बात समझ में आ रही है? अब इसमें अगर 5 बंदे हैं तो ये 5 बंदे यही हैं, म्यूटेशन, वेरिएशन, आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। हर एक बंदा अपना एक रोल अदा कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो रेस है यही इवोल्यूशन है, और ये जो डिस्टेंस कवर किए यही वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ह्यूमन इवोल्यूशन के केस में ये जो डिस्टेंस जो कवर करेंगे छोटे बड़े हो सकते हैं, पर ये डिस्टेंस जरूर होंगे। इस बात को गार्ड बांध लेना, कोई भी फैक्टर जीरो नहीं होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो रेस खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रेस हार जाओगे आप। As in relay race, all the participants contribute something in the very similar way. All these factors contribute something for evolution. None contribution would be zero. किसी की भी contribution zero नहीं रहेगी। इतना क्लियर हुआ? चलिए ये डायग्राम देखिए नेक्स्ट पेज पे। म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन। ये डायग्राम चेपना है हर जगह जहाँ पे सिंथेटिक थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है, या फिर रेस फॉर्म हो रही है, या फिर आपकी जेनेटिक जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। आगे बताऊंगा, ये डायग्राम चेपना जरूर है। ठीक है, अच्छा लगता है देखने में। नेचुरल सिलेक्शन इन्फ्लुएंसेस ऑल अदर फैक्टर्स एंड प्लेज अ डोमिनेंट रोल। मैं बता चुका हूं, डोमिनेंट रोल अदा करता है नेचुरल सिलेक्शन। इफ म्यूटेशन इंट्रोड्यूसेस न्यू जीन इन द पॉपुलेशन,
अगर म्यूटेशन जो है नया जीन इंट्रोड्यूस कर रहा है पॉपुलेशन में, बट दैट न्यू जीन वुड स्टे इन पॉपुलेशन और नॉट इज डिसाइडेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। देखो मैंने बोला कि कोई भी फैक्टर होगा, जैसे म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे वेरिएशन हो रहा है, जैसे हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, आइसोलेशन हो रहा है, क्या है मैं बताऊंगा। अब इसको डिसाइड करेगा कि नेचुरल सिलेक्शन, कि ये होगा या नहीं होगा। अगर हुआ है तो ये पास ऑन होगा या नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। नेचुरल सिलेक्शन विल कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर 4 फैक्टर्स, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन इन्फ्लुएंसेस ऑल अदर 4 फैक्टर्स। ये नेचुरल सिलेक्शन आया कहां से है यार, ये डार्विन इंट्रोड्यूस करके गए थे, समझ रहे हो। तो डार्विन कितनी बड़ी बात कर रहे थे। अब आगे की जो थ्योरीज हुई, डार्विन या फिर लमार्क या फिर सिंथेटिक थ्योरी इटसेल्फ, इनके रीजंस पे वर्क कर रही है। जैसे पूरा जेनेटिक्स 1900 के बाद जो ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये रीजंस खोज रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन में जो भी चीजें क्वेश्चनेबल थी, उनके रीजंस को जेनेटिक इंजीनियरिंग आज भी खोज रहा है, ठीक है। इस पे वर्क चल रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अगर म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करेगा नया जीन इन द पॉपुलेशन, ऑब्वियसली क्यों इंट्रोड्यूस करेगा नया जीन, बिकॉज लमार्क का सेकंड पोस्टलेट बताओ, चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर्स अडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल का एनवायरमेंट आप चेंज कर देंगे, तो उस एनवायरमेंट में रहने के लिए बेसिक क्वेश्चन बिफोर दैट इंडिविजुअल इज सर्वाइवल, तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे समय के साथ जिससे उसका जीवन आसान होगा। ये लमार्क का सेकंड था। तो ये जो प्रोटीन्स बनेंगे, ये क्यों बनेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर डीएनए है, जीन सीक्वेंसेस हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस के सीक्वेंस हैं, वो अपने आप को चेंज करेंगे। उनका चेंज करना, ठीक है, उनका चेंज करना ही म्यूटेशन है, क्योंकि वो चेंज करेंगे ताकि कोडिंग बदले। कोडिंग बदलेगी तो बॉडी में प्रोटीन्स बदलेंगे, प्रोटीन्स बदलेंगे तो बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बदलने स्टार्ट हो जाएंगे समय के साथ। समझ में आया। तो ये म्यूटेशन की कहानी है। अब नेचुरल सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि ये म्यूटेशन होगा या नहीं होगा। क्या ये जो म्यूटेशन हुआ है ये फिट वेरिएंट में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर ये फिट वेरिएंट में जा रहा है ये म्यूटेशन, तो आपके नेचुरल सिलेक्शन ने म्यूटेशन को पास कर दिया है। अगर ये अनफिट वेरिएंट में गया तो नेचुरल सिलेक्शन हैव नॉट पास्ड दिस म्यूटेशन। इस बात को याद रखना, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, इफ इट इज नेचर, नेचुरल सिलेक्शन, इट इज नेचर, ये नेचुरल सिलेक्शन ही है दैट डिसाइड व्हेन म्यूटेंट जीन वुड स्टे इन पॉपुलेशन और नॉट। कोई भी म्यूटेंट जीन, कोई भी जीन जो है जो म्यूटेंट हो चुका है, वो किसी पॉपुलेशन में रहेगा या नहीं रहेगा, ये डिसाइड करेगा आपका नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इतना याद हो गया। ऐसी हर एक फैक्टर के लिए डिसाइड कर रहा है। घर में एक इंसान होगा, ठीक है, आपके भी घर में, हर किसी घर में, जिसकी बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एज में बड़ा भी हो सकता है, इनकम में भी बड़ा हो सकता है, तो वही नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। बट उसके अकेले होने से घर नहीं चलेगा, ठीक है, जिनके साथ वो रहेगा उनकी भी जरूरत है, ठीक है। तो यही कहानी है नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है। तो जो रह रहे हैं वो चारों बंदे वो यही है, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, वेरिएशन, आइसोलेशन। जिनका माई बाप है, जिनका हेड है, जिनका डोमिनेंट इंडिविजुअल है, नेचुरल सिलेक्शन। इतना याद हुआ। चलिए, अब जैसे इंजन ऑफ इवोल्यूशन की मैं बात करता हूं, ठीक है। इवोल्यूशन एक रेलगाड़ी की तरह है जिसका एक इंजन है, वही इंजन का रोल अदा कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ड्राइवर ऑफ रेलवे इंजन, या फिर जिसमें फ्यूल जो है, अब सपोज करो इंजन चलाना है आपको, तो उसमें फ्यूल की जरूरत है। तो जो फ्यूल है वो क्या है, वो यही है, म्यूटेशन है, वेरिएशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, आइसोलेशन है। ये क्या है मैं बताऊंगा आगे जाके। अभी बस इतना समझ लेना कि मेन रोल नेचुरल सिलेक्शन का ही है सिंथेटिक थ्योरी में। इतना क्लियर हुआ। इन इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन एक्ट एज अ ड्राइवर विच रेगुलेट्स रेट एंड डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। रेट और डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, डायरेक्शन मतलब फिट वेरिएंट की तरफ, रेट मतलब कि कितनी तेजी से कोई भी जीन म्यूटेंट हो जाएगा या कितनी तेजी से कोई चेंजेस किसी पॉपुलेशन में आएंगे, ठीक है। ये डिसाइड करेगा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये नेचर की एनर्जी है, नेचर फोर्स है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट एज अ ड्राइवर विच रेगुलेट्स रेट एंड डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, कोई दिक्कत। एंड इट इज फ्यूल, ये फ्यूल वही है, वेरिएशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, विच प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स। अब इसमें एक चीज छूट गई, आइसोलेशन। आइसोलेशन इज ऑल्सो लाइक नेचुरल सिलेक्शन दैट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो डिपेंड तो करेगा, ठीक है। अब जो फ्यूल मैं आपको बता रहा था, या फिर जो मेन चीजें मैंने आपको बताई, इनके इंटरेक्शन प्रोडक्ट हैं, उसमें आइसोलेशन है, ठीक है। बट फ्यूल में मत लेना आइसोलेशन को, ठीक है, क्योंकि यार आइसोलेशन एक एनवायरमेंटल फैक्टर है।
ठीक है। अब इसका होना ना होना मैं बताऊंगा किस तरीके से डिपेंड करता है इवोल्यूशन पे, ठीक है। ये थोड़ी अलग कहानी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग करके रखना, बाकी चीजें ऐसी डालनी है आपको जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो नेचुरल सिलेक्शन सब पे काम करेगा, इवन आइसोलेशन पे भी काम करेगा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। बट नेचुरल सिलेक्शन जो है एक मेजर रोल अदा कर रहा है, जिसके नीचे ये चारों हैं, ठीक है। और चार में से जो तीन हैं, म्यूटेशन, वेरिएशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनका चेंज जो है नेचुरल सिलेक्शन पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। पर आइसोलेशन जो है वो, चूंकि वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसका होना ना होना एक अलग परिप्रेक्ष्य में हम समझने वाले हैं आगे, ठीक है। तो उसका जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है नेचुरल सिलेक्शन का थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल चीजें मारना, फ्यूल में डाल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो ये सिंथेटिक थ्योरी थी, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे फैक्टर्स के रोल को समझने वाले हैं, ठीक है। वो पांचों फैक्टर्स जो है ना अपने, ठीक है। सिंथेटिक थ्योरी में इतना ही मानना है यार, ठीक है। इसके बाद आप हर एक को थोड़ा थोड़ा समझा दो, ऐसे तो नहीं आएगा ना सिंथेटिक थ्योरी के बारे में बताइए, उसके फैक्टर्स के बारे में समझाइए, बड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। या फिर तीनों थ्योरीज को कंपैरेटिव अप्रोच से समझाने की बात करेगा, जैसे पीसीएस 2019 में पूछा था उसने, ठीक है। चलिए, रोल ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सबसे पहला म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन, या फिर कॉज ऑफ म्यूटेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। यही सब तो क्वेश्चन बनते हैं। अब समझते हैं, जैसे म्यूटेशन का टॉपिक है ना, वो क्रोमोजोनल एब्रेशन में हम पढ़ेंगे 9.4 में, पर यहां पे थोड़ा सा जानते हैं। म्यूटेशन रिफर्स टू सर्टेन जेनेटिक चेंजेस। क्यों है म्यूटेशन? अब लामार्क का सेकंड पोस्टुलेट जैसे मैंने आपको बताया उसको याद करिए। चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर्स अडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि समय के साथ बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स बनेंगे उस एनवायरमेंट में रहने के लिए जिस एनवायरमेंट में कोई इंडिविजुअल गया है, ठीक है। और ये समय लेगा, ठीक है, उस बॉडी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जितनी जल्दी वो एक्सप्रेस कर देगा बॉडी के अंदर, उतना जल्दी अडेप्टिव फीचर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यही म्यूटेशन है। देखो क्या है, आप जैसे सपोज करिए गए एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। कहां पे गए? सपोज करिए आप 5 किलोमीटर ऊंची हाइट पे चले गए। 3 किलोमीटर के ऊपर आप हैं तो आप हाई ऑल्टीट्यूड में हैं। 3 किलोमीटर के ऊपर आप हैं तो आपको बॉडी में कुछ अडेप्टिव फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, वरना आपको वहां पे सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी, और आती है, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती है ना, नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जब ऊपर जाते हैं हम लोग, ठीक है, एरोप्लेन में आप ट्रेवल करते हैं, ठीक है, कान से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बात समझ में आ रही है, और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सब क्या है? आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए है ही नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट है एक्लाइनेशन, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। इसमें क्या होता है, पहाड़ पे चढ़ते समय आपको धीरे धीरे चढ़ाया जाता है ऊपर। आप थोड़ा सा चढ़ेंगे, फिर कैंपिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा चढ़ेंगे, कैंपिंग करेंगे, एकदम से भागते हुए नहीं चढ़ जाएंगे पहाड़ पे, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा अडेप्ट करते हुए चढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसलिए आपकी तबीयत एकदम खराब नहीं होगी। ये जो है शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। पर म्यूटेशन जो है ऑन द कॉन्ट्रारी रिक्वायर्स चेंजेस, ठीक है, विद इन द बॉडी जेनेटिक स्ट्रक्चर। बॉडी के अंदर जो डीएनए है, जीन है, उस लेवल पे चेंज होगा, ठीक है। अब डीएनए पता है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अंदर एडिनाइन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, इनकी कोडिंग बनी होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये मैं आगे खोलूंगा जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। इनकी कोडिंग की मैटर से ये डिसाइड होगा कि किस तरह से कोडिंग है, कि किस तरह का प्रोटीन बनने वाला है बॉडी में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही इनमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है, तो मतलब बनने वाला प्रोटीन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये बनने वाला जो प्रोटीन है यही होगा इकोलॉजिकल एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका ये मतलब है कि बॉडी में कुछ जेनेटिक चेंजेस होंगे, यानी बॉडी में कुछ म्यूटेशन आने वाला है, ठीक है। अब ये जो म्यूटेशन है वो डिसाइड करेगा नेचुरल सिलेक्शन कि क्या ये फिट वेरिएंट में जाएगा या अनफिट वेरिएंट में जाएगा। इतना समझ में आया? अगर फिट वेरिएंट में जा रहा है तो ये जो म्यूटेशन ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन अब सर्वाइव कर जाएगी। अगर ये अनफिट वेरिएंट में गया तो धीरे धीरे करके ये पॉपुलेशन समाप्ति की ओर बढ़ेगी, ठीक है। तो यही चीज है नेचुरल सिलेक्शन की पावर, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, म्यूटेशन रिफर्स टू सर्टेन जेनेटिक चेंजेस। देयर आर टू टाइप ऑफ म्यूटेशन, एक है क्रोमोजोनल म्यूटेशन, एक है जीन म्यूटेशन। हमारा लिए इंपॉर्टेंट है जीन म्यूटेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्रोमोजोनल म्यूटेशन थोड़ा सा लिखा है, पढ़िए। क्रोमोजोनल म्यूटेशन रिफर्स टू द चेंज इन द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम क्या है बाद में बताऊंगा, उस पर जीन्स लगे होते हैं खूब सारे। अब जीन्स अपनी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, तब भी हमारे पास क्रोमोजोनल एब्रेशन है,
ठीक है, या फिर उनका नंबर, क्रोमोसोम का नंबर, डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे आप, टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल ह्यूमन में तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 45 क्रोमोसोम है तो टर्नर सिंड्रोम है, 47 क्रोमोसोम है तो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ये डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या बढ़ घट रही है, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, अपने लोकाई को चेंज कर रहे हैं, फोकस को चेंज कर रहे हैं, तब भी वो क्रोमोसोमल एब्रेशन है। इतना समझ में आया? ये जो है ह्यूमन इवोल्यूशन में किसी काम का नहीं है अभी के लिए, आपको जेनेटिक इवोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। अब मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए बस, अब आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन रहिएगा। जीन्स आर अरेंज्ड लीनियरली, जीन्स आर अरेंज्ड linearly on the chromosomes. The place where genes is located is called locus. Due to any reason, crossing over a sector, कुछ भी हो सकता है, if the linear arrangement of the genes on chromosome rearranges its location, it is called chromosomal aberration. ये डायग्राम बनाया, इसमें देखो A जीन जो है हो सकता है B जीन की जगह बैठ जाए और B जीन जो हो सकता है A की जगह आ जाए, ठीक है। बस लेमन लैंग्वेज में याद रखो और कुछ नहीं, फालतू अंदर मत घुसना अभी, ठीक है, जब घुसाएंगे तब घुसना है, बस अभी इतना याद रखो कि ये चीज है। अब और भी हैं, जैसे चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज आल्सो क्रोमोसोमल एब्रेशन, जैसे नॉर्मल ह्यूमन में 46, टर्नर में 45, डाउन में 47, क्लियर। चेंज इन द लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम और चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इतना क्लियर? क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज रेलिवेंट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बट नॉट इन ह्यूमन। तो ह्यूमन का केस ही नहीं है, ह्यूमन के इवोल्यूशन में जो है क्रोमोसोमल एब्रेशन का केस ही नहीं है। जो है बता रहा हूं ना, ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसमें जो इंडिविजुअल्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते जल्दी, ठीक है, अनफिट इंडिविजुअल्स होते हैं, हेल्दी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स दिखाऊंगा मैं आपको 2 महीना 3 महीने ही सर्वाइव करते हैं इस तरह के क्रोमोसोमल एब्रेशन से। कुछ तो है डिलीवरी भी नहीं हो पाती है, अंदर ही बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के एब्रेशंस जो हैं इवोल्यूशन में हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने जीन्स को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर करेंगे भी तो उनकी संख्या बहुत कम होगी, ठीक है। तो इवोल्यूशन में बड़ा रोल इनका अदा नहीं कर पाएंगे, ये इवोल्यूशन में अपना बड़ा रोल अदा नहीं कर पाएंगे। इतना क्लियर हुआ? तो हमारे लिए क्रोमोसोमल एब्रेशन नहीं पढ़ना है हमें। हमारे पास अगर म्यूटेशन आ रहा है तो हम कहां जाएंगे? सीधे जेनेटिक म्यूटेशन में, ठीक है। और जेनेटिक म्यूटेशन वही है जो मैं बता रहा था इससे पहले, नेचुरल सिलेक्शन वाली कहानी। तो पढ़ते हैं जेनेटिक म्यूटेशन की बात। तो पेज खोलिए, पीछे आइए। जेनेटिक म्यूटेशन इट रेफर्स टू द सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। एक जीन के स्ट्रक्चर में चेंज, जीन के अंदर क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनके अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर जीन का स्ट्रक्चर बदल रहा है तो जिस जीन में जो कोडिंग है उस कोडिंग का अरेंजमेंट बदल रहा है, उस कोडिंग की चेंज होने की वजह से प्रोटीन बदलेगा, प्रोटीन बदलेगा तो बॉडी की मॉर्फोलॉजी बदलेगी, ठीक है, एनवायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए। क्लियर हुआ? अब देखो, अ जीन कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये पता है, रट लीजिए इसे, ठीक है। जीन्स में और पढ़ेंगे इसे, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये क्या है? ये नाइट्रोजनस बेसिस है। The change in the arrangement of the nitrogenous bases in the gene have the potential to change the structure of the gene, जो मैं बात कर रहा था। अगर ये अरेंजमेंट चेंज हो गया, ठीक है, एडिनाइन थाइमिन से लगता है, साइटोसिन गुआनिन से लगता है, मैं बताऊंगा आगे जाके, बस इतना ध्यान रखना। इनके अरेंजमेंट में अगर कोई भी चेंज हो गया, ठीक है, तो आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा जीन का। जीन म्यूटेशन इज रेलिवेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में जीन म्यूटेशन रेलिवेंट है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। In mutation, focus more on genetic mutation since it is the only contributing to human evolution. Human के evolution में genetic mutation ही contribute करेगा, क्योंकि अगर ये fit variant में जाएगा तभी evolution में अपना ये रोल अदा कर जाएगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए, gene mutation provides the raw material on which the natural selection operates and give rise to a new species. भाई बॉडी में अगर मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, अगर बॉडी में मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहे हैं तो नई सब स्पीशीज भी तो बन जाएंगी, नई स्पीशीज भी तो बनेंगी। अब आप देखिए ना, आपके पास 3 तरह के रेस हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपके पास कॉकोसॉइड, एक है नेग्रोइड, एक है आपके पास तीसरा कौन सा है? मोंगोलाइड। ये तीनों आदमी ले आओ, तीनों की मॉर्फोलॉजी देखो, अलग अलग हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कैसी हैं जब हम रेस में पढ़ेंगे। एक चाइना के आदमी को लाओ, एक अफ्रीका के आदमी को लाओ, एक ब्रिटेन के आदमी को लेके आओ, ठीक है, बिल्कुल ब्रिटेन या फिर जर्मनी के आदमी को लेके आओ। इन तीनों आदमी को खड़ा करो, हैं ये तीनों आदमी, पर इनमें आप इनके अपीयरेंसेस से आप ये पाएंगे कि इनकी मॉर्फोलॉजी, कोई काला है, कोई लंबा है, किसी के बाल ऐसे हैं, किसी के होठ निकले हुए हैं, किसी की आंखें चिंकी टाइप से हैं। चिंकी मत बोलना यार, रेसिज्म मार्क है ये।
ठीक है। अब वो आई के लिए है कुछ, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, टर्म भूल रहा हूँ, इस तरह से आई है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आई याद नहीं आ रहा, एपिकेंथिक फोल्ड, सॉरी, एपिकेंथिक फोल्ड है किसी का, प्रोट्यूसिव लिप है किसी का, ठीक है। तो ये जो फीचर्स जो बन रहे हैं ना बॉडी में, इनका अपना एक रोल है उस एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए, ठीक है, जब ये बने होंगे, ठीक है। अफ्रीका में जैसे फ्रिजली हेयर है, उनका कुछ रोल रहा होगा उस एनवायरमेंट में उस स्पीशीज को अडेप्ट कराने के लिए, ठीक है, उस रेस को अडेप्ट कराने के लिए, इसीलिए वो हैं। आज हम उनका रीजन नहीं एस्टैब्लिश कर पाए अच्छी तरीके से। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जैसे मैंने वो टर्म यूज करा, वो नहीं करना है, ठीक है, या बात समझ में आ रही है। तो यही चीज है, कोई भी फीचर है किसी भी इंडिविजुअल में, उस फीचर की एग्जिस्टेंस उस प्रोटीन से लगी हुई है जो म्यूटेंट जीन ने दिया होगा, ठीक है। अगर सपोज करो एक इंडिविजुअल किसी मैं बोल चुका हूं कई बार, दोबारा बोलूंगा, जैसे अफ्रीका में है, अफ्रीका में कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कुछ जीन्स जो हैं वो म्यूटेंट करेंगे कुछ प्रोटीन्स बनाने के लिए, ताकि वहां के लोग जो हैं उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करें, ठीक है, और अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित करें, ठीक है। नेचर सेलेक्ट करेगा कि कौन सा म्यूटेंट जीन आगे फिट वेरिएंट में जाएगा, ठीक है, और कौन सा अनफिट वेरिएंट में जाकर समाप्ति की ओर मुड़ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल रहा हूं, इसको समझिए। कुछ चीजें जो हैं मेरे मुंह से गलत निकल गई होंगी, ठीक है। अगर डॉक्टर्स हैं, अगर लग रहा है कि गलत बोला है सर ने, तो यार मैं केवल एंथ्रोपोलॉजी के टर्म में ही बात करूंगा, ठीक है, मैं बायोलॉजी में नहीं घुसने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हो जाती है, आप एंथ्रोपोलॉजी को बायोलॉजी की तरफ मोड़ देते हैं। हमको ये नहीं करना है। हमारे पास जो है जितना मैंने बोला ही सही बोला है, क्योंकि जो टर्म्स हैं जितनी लिखनी है उतनी ही मैं बता रहा हूं जो हमारे लिए रेलिवेंट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप बोलना चाहेंगे कि भाई डीएनए का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ और एडेनाइन थाइमिन, ये बायोलॉजी का पेपर नहीं है, सॉरी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। वो वाला इवोल्यूशन आप अलग पढ़ते होंगे, ये जो मैं बता रहा हूं ये केवल एंथ्रोपोलॉजी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसी से नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। अब आगे बता रहा हूं, गलत कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, इस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना। अब आगे बढ़ रहा हूं। In mutation focuses more on genetic mutation since it is only contributing to human evolution. Gene mutation provides the raw material on which the natural selection operates and give rise to a new species. Mutation occurs in a rare and slow manner. ये तो पता ही है सबको। जीन म्यूटेशन होगा, डायग्राम देखो, फ्लो चार्ट है, म्यूटेशन प्रोटीन फॉर्म होंगे, चेंज होंगे, ठीक है, प्रोटीन फॉर्म चेंज करेंगे। अगर जीन म्यूटेट होगा तो नए प्रोटीन्स बनेंगे, नए प्रोटीन्स मतलब नए कैरेक्टर्स बॉडी में शो होने वाले हैं। म्यूटेशंस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ होमिनिड। जो वो इरेक्ट हो गया ना, जो उसकी कर्व, जो उसकी स्ट्रेट पीछे रीढ़ की हड्डी पहले स्ट्रेट होती थी, वो कर्व्ड हुई है, तो उसका कर्व्ड होना भी एक जेनेटिक कोड के थ्रू आया होगा। बात समझ में आ रही है। बॉडी में जितने भी एनाटॉमिकल फीचर्स हुए हैं डाउन द इवोल्यूशनरी लाइन फ्रॉम रामा टू मॉडर्न मैन, फ्रॉम रामा ऑस्ट्रेलो इरेक्ट मॉडर्न होमो इरेक्टस निएंडरथल टू मॉडर्न मैन, जितने भी एनाटॉमिकल चेंजेस हुए हैं इट इज ड्यू टू म्यूटेशन। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब मैंने आपको बात करी थी, याद करो, एफरेंसिस, और एक बात करी थी रोबस्टस बॉयसी, ठीक है, ये दोनों एक समय पे सब स्पीशीज थे, पर इसमें नेचर ने किसको चुना है, एफरेंसिस को चुना है, क्योंकि इसके अंदर जो म्यूटेशन हुए वो फिट वेरिएंट में गए और डाउन द इवोल्यूशनरी लाइन इसको जो है महत्व दिया गया, क्योंकि यही जो है कन्वर्ट हुआ इरेक्टस में। अब बात करते हैं रोबस्टस बॉयसी की। अब ये जो है इसमें जो म्यूटेशंस थे, ठीक है, जो म्यूटेशंस हुए हैं वो अनफिट वेरिएंट की तरफ गए और ये समाप्त हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यही चीज मैं बोल रहा था, तो हमको फोकस यही करना है, बार बार हमको मैन की तरफ बढ़ना होगा, ठीक है, हम भटक नहीं सकते, क्योंकि हीरो ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज मैन। इतना क्लियर हुआ। म्यूटेशन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ होमिनिड, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से निएंडरथल, निएंडरथल से मॉडर्न मैन। अब नीचे डायग्राम में देखो म्यूटेशन अकर हुआ है ऐसे करके, बॉडी कैरेक्टर्स एंड मॉर्फोलॉजी हैव चेंज्ड। देखो ना, आप रामा को देखो कैसा था, ऑस्ट्रेलो को देखो कैसा हुआ, होमो इरेक्टस एकदम खड़ा हुआ, दांत के साइज घट रहे हैं, ठीक है, सब जेनेटिक कोड के तो कमाल है। जो यूज डिसयूज हो रहा है, ठीक है, वो जेनेटिक कोड से जो डिसाइड कर रहे हैं कि कोई चीज कम यूज हो रही है तो जेनेटिक्स चेंजेस हो रहे होंगे, बॉडी में म्यूटेशन हो रहा होगा, कि तभी तो अब ये दांत का बड़ा होना, ये तो प्रोटीन्स ही तो हैं जो बॉडी में आपको सब कुछ दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। दांत छोटे होते चले गए, ब्रेन बढ़ता चला गया, आप इरेक्ट होते चले गए, ये सब प्रोटीन्स की वजह से हुआ है जो जेनेटिक म्यूटेशंस ने इग्नाइट किया है उस एनवायरमेंट में रहने के लिए, ठीक है। अब सुनो, बॉडी कैरेक्टर्स एंड मॉर्फोलॉजी हैव चेंज्ड
एनवायरमेंटल एडेप्टेशन इग्नाइटेड जेनेटिक म्यूटेशन। इस बात को याद रखना, अगर नेचर सेलेक्ट करेगा इसका ये मतलब जरूर है कि एनवायरमेंट में अडेप्टेशन हुआ होगा। अगर एनवायरमेंट में अडेप्टेशन हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेचर ने उसे सेलेक्ट किया है, क्योंकि हो सकता है कि वो अनफिट वेरिएंट में गया हो। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो उसे छोड़ दो, ठीक है। बस इतना ही जो नोट्स में लिखा है रट्टा मारो, खत्म है कहानी। आप इसके आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है। बेसिक मिनिमम यही है। बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, बेसिक क्वेश्चन बिफोर एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट इज दिस ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। न्यू जीन से नया कैरेक्टर बनता है, ये हम बता चुके हैं। द ओनली सोर्स ऑफ न्यू जीन इज म्यूटेशन। हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट प्रोड्यूसेस न्यू जीन, दिस इज द रेलेवेंस ऑफ म्यूटेशन। देखो, एक नया जीन कब बनेगा? नया जीन कब बनेगा, ठीक है? जब वो म्यूटेंट होगा। म्यूटेंट कब होगा कोई भी जीन? जब उसके अंदर की कोडिंग जो है ना नाइट्रोजनस बेसिस की, वो चेंज करेगी, ठीक है, तभी तो वो नया जीन बनेगा। इस बात को याद रखना। तो अगर कोई नया जीन बनेगा तभी म्यूटेशन है। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन इज म्यूटेशन, ठीक है। और म्यूटेशन का एक रोल है इवोल्यूशन में, उसको समझना है, बस कहानी खत्म। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं? डिफरेंट जीन पूल को क्रॉस कराना, डिफरेंट जीन पूल को क्रॉस कराना, ठीक है। ये जो है ह्यूमन इवोल्यूशन में इसका देखो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो है नया जीन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब जीन क्या है? फैक्टर्स ही तो हैं, कुछ एक्सप्रेस करेगा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन जो है क्रॉसिंग ओवर ऑफ डिफरेंट जीन पूल, इनका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा जीन वाले पोर्शन में 9.1, ठीक है। अब इस चीज को याद रखना कि केवल और केवल म्यूटेशन का ही रोल होता है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन डाल देता, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन डाल देता, ठीक है, इसके अंदर, तो फिर वो 4 जो है उसके साथ एक और खड़ा हो जाता, 5 के साथ 6 हो जाते, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का कोई रोल नहीं है ह्यूमन इवोल्यूशन में अभी इस स्तर पे। बात समझ में? बाकी मैं आगे बताऊंगा कि क्या रोल है। यहां तक समझ में आया? अगर हाइब्रिडाइजेशन का रोल होता इस स्तर पे, ठीक है, तो हमारे पास 6 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को हम पढ़ेंगे वेरिएशन में, ठीक है, जहां हम इन ब्रीडिंग की बात करूंगा मैं आपको, ठीक है, और मैं आपको बात करूंगा हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, वेरिएशन में। वो आगे की बात है, बताऊंगा, ठीक है। अब इतना समझना कि केवल और केवल म्यूटेशन ही इवोल्यूशन बना रहा है, ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए रोल अदा कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इन ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम रामा टू ऑस्ट्रेलो से होमो इरेक्टस से निएंडरथल से मॉडर्न मैन, सम न्यू जीन्स इमर्ज्ड, कुछ नए जीन्स बनेंगे, एंड लीड्स टू इवोल्यूशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, ठीक है। एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए कुछ नए जीन्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? म्यूटेंट होके। म्यूटेंट क्यों होगा? चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर्स एडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये लमार्क बोल के गए थे। यही तो रीजन खोज रहा है सिंथेटिक थ्योरी। क्लियर? खत्म। अब दूसरा फैक्टर बताओ, वेरिएशन। बताओ वेरिएशन कौन सा फैक्टर है, एनवायरमेंट या जेनेटिक? जेनेटिक्स, ठीक है। चलिए, वेरिएशन रिफर्स टू फिजिकल डिफरेंसेस इन अ पॉपुलेशन। देखो, एक कॉकोसाइड आदमी है, एक मोंगोलॉइड आदमी है, अब है तो ये सब ह्यूमन रेस ही, ठीक है। एक हमारा नेग्रिटो है, पर ये डिफरेंसेस दिख रहा है आपको, आपको सामने से दिख रहा है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, या फिर आपके पास फिजिकल डिफरेंसेस इन द अपीयरेंस ऑफ द स्पीशीज, ये सब क्या है? ये वेरिएशन है, ठीक है। वेरिएशन रिफर्स टू फिजिकल डिफरेंस इन अ पॉपुलेशन। वी ऑल डिफर मॉर्फोलॉजिकली, किसी की हाइट बड़ी है, किसी का स्किन कलर कैसा है, किसी का आई कलर कैसा है, ये सब वेरिएशन है। आपको यूनिफॉर्मिटी दिखती है क्या? आप अपने चारों तरफ देखो, ठीक है, आपको अलग अलग तरीके के लोग दिखेंगे, ये सब वेरिएशन है, ठीक है। अब ये वेरिएशन क्यों है बताओ? ये सब क्या है? ये प्रोटीन्स ही तो हैं। आपकी आंखें काली हैं, भूरी हैं, या तो नीली हैं, ये प्रोटीन्स की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये जीन्स डिसाइड कर रहे हैं, या आपके अंदर की कोडिंग डिसाइड कर रही है, इसीलिए जेनेटिक फैक्टर है। क्लियर होगा? देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ वेरिएशन, जैसे हम पढ़ेंगे इन ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन। मैं कह रहा था ना कि वेरिएशन हम कहां पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का रोल है, पर हाइब्रिडाइजेशन का रोल म्यूटेशन में नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन का रोल है वेरिएशन में, और वेरिएशन एक जेनेटिक फैक्टर है जिसका रोल इवोल्यूशन में है। तो हाइब्रिडाइजेशन का डायरेक्ट रोल नहीं है इवोल्यूशन में, वो कंट्रीब्यूट करेगा वेरिएशन में, और वेरिएशन जो है इवोल्यूशन में अपना रोल अदा करेगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए, फिजिकल डिफरेंस इन अ पॉपुलेशन इज वेरिएशन। द कॉजेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के कॉज क्या है? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग समझते हैं? कल्चरली क्लोज रिलेटिव्स के साथ अगर वो लोग सेक्स करते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो इनब्रीडिंग है, ठीक है।
क्लोज रिलेटिव्स जब हैं सेक्स करते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो इनब्रीडिंग है। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जयंतिया है, वहाँ पे जो है कजिन मैरिजेस होती हैं, क्रॉस कजिन मैरिजेस होती हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में मैटरनल अंकल और नीस मैरिज होती है, ठीक है। और भी कई तरह की, जैसे इस्लाम में होती हैं पैरेलल कजिन मैरिज, ये जो है एक ही जीन पूल में मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो है इनब्रीडिंग आती है। अब इनब्रीडिंग की वजह से जो है बॉडी में मॉर्बिडिटी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 4 उंगलियां, ठीक है, थैलेसीमिया की बीमारी, इस तरह के डिजीजेस ज़्यादा होना, ठीक है, ये है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैं बताऊंगा आगे जाके व्हाट इज इनब्रीडिंग, कंसैग्निटी का इफेक्ट वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। इनब्रीडिंग भी अपना रोल अदा करता है वेरिएशन में, और हाइब्रिडाइजेशन भी है जो रोल अदा करता है वेरिएशन में, आप समझेंगे, ठीक है। वेरिएशन में एक फैक्टर और है आइसोलेशन, इसको हम सेपरेट पढ़ते हैं क्योंकि आइसोलेशन जो है ना वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पेरेंट पॉपुलेशन से एक छोटी सी पॉपुलेशन कट के अलग होकर कहीं और रहने लगती है। जैसे अफ्रीका की एक पॉपुलेशन कट छट के अलग होकर ऑस्ट्रेलिया में रहने लगी, तो ऑस्ट्रेलिया में कई सालों तक वो रही। ऑस्ट्रेलिया के एनवायरमेंट में रहने के लिए उसकी बॉडी ने कुछ, जो पॉपुलेशन गई है उसकी बॉडी ने कुछ एडेप्टिव फीचर्स बनाए, ठीक है, और जिसकी वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी बदली। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में 10,000 साल हुए हैं, 10,000 साल मतलब 10,000 साल पहले वहां से कुछ लोग उठ के ऑस्ट्रेलिया आए थे और ऑस्ट्रेलिया में वो रह रहे थे, तो अब 10,000 साल के बाद जो अफ्रीका के लोग और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को मैं मैच करूंगा तो उनमें काफी डिफरेंस आएगा। यही आइसोलेशन का रूल है, और आइसोलेशन एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, इस बात को याद रखना। क्लियर हुआ? इनब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन जो हैं ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, और दे आर द रीजन फॉर वेरिएशन, जो खुद एक जेनेटिक फैक्टर है। आइसोलेशन एक एनवायरमेंटल फैक्टर है बट इट वुड कंट्रीब्यूट टू वेरिएशन, जो एक जेनेटिक फैक्टर है। इसीलिए हम आइसोलेशन को अलग से पढ़ाते हैं और अलग से मेंशन भी करते हैं। जैसे नोट्स में लिखा है वैसी मारिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इनब्रीडिंग पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इनब्रीडिंग कॉजेज होमोजाइगोसिटी, सेम तरह के फीचर्स एक्सप्रेस करेंगे पॉपुलेशन में, वही इनब्रीडिंग है, ठीक है। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉपुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। The scope of natural selection selecting the fit variant tend to decrease, ठीक है। आ रहा नहीं आ रहा है? देखो, अगर सेम तरह के पॉपुलेशन आएगी, सेम तरह की पॉपुलेशन है इनब्रीडिंग की वजह से, क्यों? क्योंकि यार देखो सेम तरह का जीन पूल है, तो पॉपुलेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी है, सेम तरह के जीन्स जो हैं वो ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फिट और अनफिट में जो है नेचर सिलेक्शन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि कौन अनफिट है कौन फिट है, वो बता ही नहीं पाएगा। या तो सारी पॉपुलेशन अनफिट हो रही है या सब फिट है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, मतलब डिफरेंट तरह के आपके पास वेरिएशन ज्यादा होगा। वेरिएशन मतलब काफी पॉपुलेशन आपको फिट दिखेगी और काफी पॉपुलेशन आपको अनफिट भी दिखेगी। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए इजी होगा कि अनफिट को हटा दे और फिट को आगे बढ़ाए। बात समझ में आ रही है? तो इन ब्रीडिंग में यही खतरा है, ठीक है। अब इन ब्रीडिंग में वेरिएशन कम होता है, वेरिएशन कम होने की वजह से नेचर जो है सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है उसे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, इन ब्रीडिंग में पढ़ेंगे, बस इतना नोट्स में लिखा है उसे रिवाइज मारिए, ठीक है। मैं आगे और बताता हूं। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन। इन ब्रीडिंग समझ रहे ना, सेम जेनेटिक पूल में सेक्स हो रहा है, सेम जेनेटिक पूल में, ठीक है। तो सेम तरह के जीन्स ही पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें खतरा ये होता है कि अगर कोई रिसेसिव जीन है, ठीक है, रिसेसिव हार्मफुल जीन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीजेस इन अ इनब्रीडिंग पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज। तो मुस्लिम्स में देखिए थैलेसीमिया की बीमारी बहुत है, कई सारे इनब्रीडिंग ग्रुप है जिसमें डायबिटीज टाइप 2 देखा जा रहा है हाई फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। एक एक्सेप्शन है तमिलनाडु की स्टेट, वहां पे इनब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है। कौन सी मैरिज है? मैटरनल अंकल नीस मैरिज। उसके बावजूद भी वहां पे फिट पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां पे जो है क्या है, डोमिनेंट जीन जो है, डोमिनेंट और वो हार्मफुल रिसेसिव जीन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन फिट दिख रही है। तो ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है कि वो इस तरह की चीजों को सामने लेके आए। देखो डीएन मजुमदार ने बार बार कहा है कि कोई भी कल्चर अगर किसी पॉपुलेशन के लिए, कोई भी कल्चर किसी सोसाइटी की पॉपुलेशन के लिए अगर हार्मफुल है तो उसको सिस्टमेटिकली रिमूव कर दिया जाए फॉर द बेनिफिट एंड द डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। इसीलिए, ठीक है, रिसेंटली
अभी यूके की गवर्नमेंट, उत्तराखंड नहीं, वो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम जो हैं जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे यूके के अंदर सिटीजनशिप मिल जाती है ना कई सारे कल्चरल ग्रुप्स की, और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं अपनी तरह के कल्चर्स को, ठीक है, किस तरह के कल्चर्स होते हैं, पैरेलल कजन मैरिज या क्रॉस कजन मैरिज, ठीक है। अब उन्होंने यूके ने ये बोला कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपके कल्चर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए फ्यूचर जनरेशन को किस में नहीं ला सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन के साथ दिक्कत में नहीं डाल सकते हैं, दिक्कत समझना, ट्रबल में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अगर देखो क्या होगा, हार्मफुल रिसेसिव जीन अगर एक्सप्रेस करने लग गए किसी जीन पूल में, ठीक है, जो काफी लिमिटेड है, आपस में ही वो सेक्स कर रहा है, ठीक है, या फिर वो इस तरह की चीज बना रहा है, कल्चरल क्रॉस कजन मैरिज बना रहा है, या फिर पैरेलल कजन मैरिज बना रहा है, ठीक है, तो वहां पे इन ब्रीडिंग के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके खतरे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस यही चीज है, इसको रोकने के लिए और यूजेनिक्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, एक हेल्दी पॉपुलेशन को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया था, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पॉपुलेशन, फ्यूचर पॉपुलेशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। द स्कोप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्टिंग द फिट वेरिएंट टेंड्स टू डिक्रीज, ठीक है, एक ही तरह के जीन्स बन रहे हैं, ठीक है। द रेट ऑफ इवोल्यूशन डिक्रीज, इससे रेट ऑफ इवोल्यूशन घटता है, तो इन ब्रीडिंग से रेट ऑफ इवोल्यूशन घटेगा, हाइब्रिडाइजेशन से रेट ऑफ इवोल्यूशन बढ़ता है, इसको याद रखना, ठीक है। व्हेन वेरिएशन इज लेस इन अ पॉपुलेशन, नोट में लिखा हुआ है, देन सेलेक्टिंग एजेंसी फाइंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट। अब नेचर ही तो सेलेक्टिंग एजेंसी है, टू सेलेक्ट अ फिट वेरिएंट, नेचर रिजेक्ट्स अनफिट, नेचर जो है फिट वेरिएंट को सिलेक्ट करेगा और अनफिट को रिजेक्ट कर देगा। व्हेन वेरिएशन इज लार्ज इट इज इजी फॉर नेचर टू रिजेक्ट द अनफिट, और जब वेरिएशन जो है स्मॉल होगा इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर नेचर। अब ये नेचर क्या है भाई? ये नेचुरल फोर्स है, ठीक है। अब ये इसको बनाया था डार्विन ने, इसकी थ्योरी को सब्सटेंशिएट करते हुए सबने यूज किया है, और ये बहुत सही सिद्धांत है, ठीक है। व्हेन वेरिएशन इज लार्ज इट इज इजी फॉर नेचर टू रिजेक्ट द अनफिट, ठीक है। जो आप बोलते हो ना भगवान, यही भगवान है, ठीक है। अब ये इन ब्रीडिंग की बात कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, उसको सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। इन ब्रीडिंग वेरिएशन इज लो, हेंस नेचर कैन रिजेक्ट द पोटेंशियल जनरेशंस ऑफ इन ब्रीडिंग, ठीक है। रेट ऑफ इवोल्यूशन वुड गो डाउन, स्कोप ऑफ सेलेक्टिंग द फिट वेरिएंट डिक्रीजेस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बस जितना बताया उतना ही है, बाकी कुछ टर्म लाइन समझ में नहीं आ रही तो छोड़ देना, ठीक है, मुझसे मेल करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा टफ है, बियर करिए। इन ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस हेट्रोजाइगोसिटी, वो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज कर रहा था। अब होमोजाइगोसिटी में अगर हार्मफुल रिसेसिव जीन्स आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, डिसीज आ जाएगा। दो तरह के जीन होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अगर दोनों ही रिसेसिव जीन्स आ गए हैं साथ में और दोनों ही हार्मफुल हैं, तो उस इंडिविजुअल की बॉडी में इस तरह का प्रोटीन बनेगा जिससे उस इंडिविजुअल में डिजीज दिखेगी, ठीक है। हमको डिजीज नहीं दिखानी है, हमको यूजेनिक्स को प्रमोट करना है। यूजेनिक्स इज अ साइंस ऑफ प्रमोटिंग अ हेल्दी पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए जेनेटिक्स का एक रोल है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। इतना क्लियर हुआ? अब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है। बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो किस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे जो फेसबुक किसने बनाया है, फेसबुक जो बनाया है मार्क जकरबर्ग, वो एक कॉकोसॉइड है। उन्होंने शादी किससे करी है? मोंगोलाइड लड़की से, एक चाइनीज गर्ल से शादी करी है। अब कॉकोसॉइड जो मार्क जकरबर्ग है, उनका जीन पूल जो है, उनके जो डीएनए में जो जीन सीक्वेंसेस हैं, उनका जो अरेंजमेंट है और जो इस लड़की का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसीज का और डीएनए का, और जो उसमें जो जीन का जो स्ट्रक्चर है ना, बात समझ रहे हैं? उसकी जैसे इनका जो जीन पूल है मोंगोलाइड में वो अलग है, कॉकोसाइड का अलग है, इस तरह से याद रखिए, ठीक है, जल्दी याद होगा। अब इनका क्रॉस कराना है, ठीक है, तो जीन पूल काफी डिफर कर रहे हैं, तो इससे जो इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है, अब उसमें वेरिएशंस हैं खूब सारे। किस तरह के वेरिएशंस हैं ये समझिए। दो डिफरेंट जीन पूल आने वाले हैं, ठीक है, तो इन जीन पूल की वेरिएशंस से ही जो जनरेशंस बनेंगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसमें जो है हेट्रोजाइगोसिटी प्रमोट हो रही है, अलग जीन पूल से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, हेट्रोजाइगोसिटी प्रमोट हो रही है, ठीक है। अब हेट्रोजाइगोसिटी क्या है? डिफरेंट जीन पूल्स अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में अरेंज कर रहे हैं,
जिसमें फिट वेरिएंट अपने आप को मैक्सिमम टाइम एक्सप्रेस करेगा। तो जो पॉपुलेशन बनेगी वो फिट बनेगी मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और इनके वेरिएशन से ही, अब जैसे सपोज करो नेचर को आसानी पड़ेगी कि वो फिट वेरिएंट को पकड़ के लेके चले, ताकि अब देखो ना कोकोसाइड के कुछ फीचर्स होंगे, मोंगोलाइट के कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले हैं, ठीक है। अब ये वेरिएशन ही तो हैं, काफी डिफरेंट जीन पूल हैं। नेचर के लिए आसान होगा कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। बात समझ में आ रही है? तभी तो हेल्दी पॉपुलेशन बनने वाली है। इतना क्लियर हुआ? चलो अब प्लांट की साइड आओ। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था बताओ? हाइब्रिड सीड्स मंगाए गए थे। हाइब्रिड सीड्स क्या थे? डिफरेंट जीन पूल्स को क्रॉस करके सीड्स बनाए गए थे। तो नेचर सेलेक्ट करेगा कौन सा फिट है, जो फिट है उसको एक्सप्रेस करा देगा। इसीलिए हाइब्रिड सीड्स की प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा रही है। हमारे यहां कल्चर्स हैं जिसने बांध रखा है लोगों को कि वो इसके साथ शादी नहीं कर सकते हैं, उसके साथ शादी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो हैं अपने कल्चर्स में बंध गए हैं, और इन कल्चर्स के बंधने की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं उसको स्थापित नहीं किया गया है ज्यादा तरीके से। मतलब आप कैसे कह सकते हो कि भाई अब आप बोलो इसी क्षत्रिय गर्ल को किसी शूद्र बॉय से शादी करवा दिया जाए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है आप तो एज अ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ठीक है, बट वो जो सोशल ग्रुप्स है वो नहीं अलाउ करेंगे ना, ठीक है। तो यही तो कल्चर्स की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। अब ये सोशल स्ट्रक्चर जो है क्षत्रिय का वो एकदम रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं भाई नहीं। और इधर जो है सोशल स्ट्रक्चर शूद्र का वो एकदम रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं भाई नहीं। तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन के बेनिफिट्स आप कैसे लोगों तक पहुंचा पाओगे, ठीक है, कैसे दिखाओगे कि किस तरह का जीन पूल आगे बनेगा? तो यही चीज है। अब ये काम है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, ठीक है। आप प्लांट्स के साथ कर सकते हो, आप एनिमल्स के साथ कर सकते हो, ठीक है। आपने किया ना बुफेलो में, आप मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाइब्रिड बुफेलो बना सकते हो, पर क्या आप हाइब्रिड इंडिविजुअल्स बना सकते हो? डिफरेंट जीन पूल से, नागालैंड से आप किसी को ले आइए, ठीक है, और नागालैंड से अगर लड़की हो सपोज करिए और पंजाब का लड़का हो, ठीक है, बात समझ मारिए, इस तरह इनके क्रॉस से आप जनरेशन बनाइए। बना पाएंगे आप? इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, लोगों के कल्चर्स इन्वॉल्व हैं, ये डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है। बात समझ मारिए। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इंक्रीज करेगा हेट्रोजाइगोसिटी को। इट प्रोमोट्स डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन, जिससे वेरिएशन बढ़ेगा। अब वेरिएशन मतलब नेचर के पास, नेचुरल फोर्स के पास ये टेंडेंसी होगी कि हमको सिलेक्ट करना है कौन सा फिट है कौन सा अनफिट है। फिट वाले को एक्सप्रेस करा देगा, अनफिट वाले को वो रिसेसिव में डालेगा, ठीक है, अनफिट वाले को हटा देगा ऑब्वियसली, फिट वाले को एक्सप्रेस कराएगा पॉपुलेशन में, ठीक है। इतना बात हो रही है, क्लियर हो रही है? सो द स्कोप ऑफ रिजेक्टिंग द अनफिट वेरिएंट टेंड्स टू डिक्रीज, ठीक है, रेट ऑफ इवोल्यूशन इंक्रीज होगा, इसी से इवोल्यूशन का रेट बढ़ता है। इतना क्लियर हुआ? बस रट लेना, जितना समझाया उतना क्लियर है, होना चाहिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। आइसोलेशन। आइसोलेशन वही जो मैंने बताया था, आइसोलेशन एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, पर इसकी वजह से वेरिएशन प्रमोट होता है, और वेरिएशन चूंकि एक जेनेटिक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है इवोल्यूशन में, जिसको डिटरमाइन करेगा नेचुरल सिलेक्शन कि जो वेरिएशन हुआ है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो फिट वेरिएंट में जाएगा या अनफिट वेरिएंट में जाएगा, ठीक है। टफ लग रहा होगा, मान रहा हूं। अगर कोई दिक्कत आ रही है अभी भी तो upscforum4@gmail.com पे अपना डाउट छोड़ देना, ठीक है, क्लियर हुआ? अब आइसोलेशन पे आ रहा हूं। इफ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन, ड्रॉ करिए एक छोटा सा अफ्रीका बना लीजिए बड़ा सा, उसमें से कुछ पॉपुलेशन को काटिए, जैसे 1000 लोग रह रहे हैं अफ्रीका में, 1000 में से 100 लोगों ने बोला हमको तो भैया ऑस्ट्रेलिया में जाके रहना है, तो ऑस्ट्रेलिया में जाके वो रहने लगे, और कई हजारों साल बीत गए, ठीक है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए थे वो, और जो अफ्रीका में रह रहे थे वो आए, उनकी जनरेशन आई। अब उनकी जनरेशन और इनकी जनरेशन में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। लामार्क का सेकंड प्रिंसिपल, चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर्स एडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब पढ़ते हैं। आइसोलेशन। इफ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, माइग्रेट्स टू न्यू एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया, एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहेंगे फ्रॉम द पेरेंट पॉपुलेशन। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ के लोग यहाँ से मिलेंगे और इनके लोग इनसे मिलेंगे, जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होगा। जेनेटिक एक्सचेंज आपने रोक दिया है, बिल्कुल बैरियर है बीच में, ठीक है, ये लोग आपस में है और ये लोग आपस में है, ठीक है। तो फिर अब जो डाउन द रेस जो पॉपुलेशन बनने वाली है इनकी, डाउन द टाइम, ठीक है, तो इनमें कोई भी वेरिएशन होगा, ठीक है। अब इसी वेरिएशन को डाला गया इसके अंदर आइसोलेशन की वजह से, द वेरिएशन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड टू आइसोलेशन, ठीक है। और चूंकि
चूंकि कई हजारों साल बाद मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं, तो इसका यह मतलब है नेचर इनको सेलेक्ट कर चुका है, इसीलिए वो आज जिंदा है, वरना वो खत्म हो चुके होते हैं। ऑब्वियसली अगर नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया है तो एनवायरमेंट में वो ऑलरेडी अडेप्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कई हजारों साल बाद देख रहा हूं। अब डायग्राम देखिए, एंटार्क्टिका में पेरेंट पॉपुलेशन है 900 लोग जो हैं रह गए, 1000 लोग थे, जिसमें से 100 लोग एंटार्क्टिका में चले गए। बिल्कुल सही बना हुआ है, न्यू एनवायरमेंट फॉर 100 लोग। हेयर दे बिकेम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम पेरेंट पॉपुलेशन, नो फर्दर जीन एक्सचेंज फ्रॉम पेरेंट, कोई फर्दर जीन एक्सचेंज नहीं होगा पेरेंट से। Then the part population has to adapt with the new environment, cold environment, and over the year as a part of the adaptation, develops some new features which gradually accumulates and give rise to a new species. न्यू स्पीशीज मत डालिएगा, यहाँ पे हम पॉपुलेशन सेम है तो सब स्पीशीज डालिएगा, करेक्ट कर लीजिए उसे, एक नई सब स्पीशीज बनेगी, ठीक है। बात समझ में आई? जो हम नई स्पीशीज की बात कर रहे थे ना, वो बहुत पुरानी बातें हैं। पुरानी किस तरह की बातें हैं? जब वो प्रोप्लायोपिथेकस से अलग हुए थे, रामापिथेकस वाली लाइन अलग गई थी, ड्रायोपिथेकस वाली लाइन अलग गई थी, तब उधर की बातें हैं वो, ठीक है। यहां भी ऐसे डाल सकते हैं स्पीशीज। अब जैसे क्वेश्चन आया कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे स्पीशीज बनती है, तो ये पांचों फैक्टर डालेंगे, ठीक है। स्पीशीज को बनाने में भी इसका रोल है, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, प्रोप्लायोपिथेकस से जब हम लोग बड़े थे तो कुछ बंदर जो हैं वो रह गए थे उसी एनवायरमेंट पर, कुछ बंदर कट छट के अलग हो गए थे। कहां चले गए थे? सवाना आइलैंड में, ठीक है। अब यही तो आइसोलेशन था यार। कई हजारों लाखों साल बाद वो औरंगुटान, चिंपैंजी और वो बन गए, गिब्बन तो छोड़ो से, गोरिल्ला बन गए और हम इंसान बन गए, ठीक है। पर हमारा एंसेस्टर जो सेम था, प्रोप्लायोपिथेकस, 30 मिलियन ईयर अगो। देखो यार, पढ़ते रहना, जितना बता दिए गए रीडिंग मार लेना, क्योंकि आगे मैं जो बात करूंगा फिर वो हवाई जहाज बन के सर से उड़ेगा, ठीक है। जितना दे दिया है नोट्स उसको क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए, पागलों की तरह बार बार रट लीजिए, ठीक है। इस तरह से रटिए कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, जैसे 100 पेज के डॉक्यूमेंट्स बन रहे होंगे आपके पास, ठीक है। 50 पेज में आपको दे रहा हूँ, 50 पीछे जोड़ने हैं, वो बताऊंगा क्या करना है उनमें, ठीक है। वो 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स बनेगा एक मॉड्यूल का। इतनी टेंडेंसी होनी चाहिए कि आधे घंटे के अंदर एक रिवाइज कर लो, ठीक है, पूरा रिवाइज, खत्म है कहानी। ऐसे 10 बनेंगे, ठीक है। तो 5 घंटे के अंदर पूरा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी खत्म, समाप्त, ठीक है। बची हुई एंथ्रोपोलॉजी कुछ है ही नहीं, ठीक है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, फिर है सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें सबसे बड़ा काम था थॉट, जो मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब कुछ नहीं बच रहा है, फिजिकल खत्म कर लो, एंथ्रोपोलॉजी फिर हम खत्म करते हैं। याद रखना, थॉट खत्म कर चुके होना चाहिए। आप अगर फिजिकल एंथ्रो देख रहे हैं तो पहले थॉट खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। यूज कर रहा हूं, धीरे धीरे यूज कर रहा हूं, ठीक है। इतना तो समझ में आ जाएगा कि थॉट को कैसे यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अफ्रीकन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। अफ्रीकन पॉपुलेशन याद करो, नेग्रिटो को देखियो, नॉस्ट्रल चौड़े होते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े होते हैं, डार्क स्किन होते हैं, काले रंग के होते हैं, ठीक है। ये है अडेप्टिव ड्यू टू हॉट एनवायरमेंट। अफ्रीका में एनवायरमेंट हॉट है ना। ग्लोब बनाओ, ग्लोब देखो, अफ्रीका कहां? इक्वेटर पे है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सब कुछ है ना वहां पे। तो वहां पे जो पॉपुलेशन होगी मेजरली वो बीच में होगी, इक्वेटर के आसपास की पॉपुलेशन को देखिए, ठीक है भाई। सब वहीं से तो फैले होंगे, वहीं पे तो कुछ अडेप्टिव फीचर्स डेवलप हुए होंगे। तो वहां पे कैसी स्किन है? वाइड नोज है, काली स्किन है। लेकिन जैसे ही वो, अब यहां पे इसको अडेप्टिव चेंज, एंटार्क्टिका कर लीजिए, अडेप्टिव फीचर इन एंटार्क्टिका, जैसे ही वो एंटार्क्टिका में गए, अब एंटार्क्टिका में क्या है कर लीजिए तो सही, अडेप्टिव फीचर इन एंटार्क्टिका, अफ्रीका नहीं है वो, ठीक है। जैसे ही वो कहां पहुंचे? एंटार्क्टिका में पहुंचे, वहां पे एनवायरमेंट इस तरीके से था कि उनके जो नॉस्ट्रल्स हैं अब वो नैरो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये चौड़े क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके अंदर के जीन्स के जो कोडिंग है, जीन्स के अंदर की कोडिंग है, उन्होंने इस तरह के प्रोटीन्स बनाए हैं कि ये चौड़े हो जाएं। ये सब प्रोटीन्स का खेल है, बात समझ में आ रही है? आप देखिए, ये जो आपका वाइड नोज है ये नैरो नोज बन जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर्स अडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। यही बात जूलियन स्टुवर्ट भी करते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैनेज सर्वाइवल, और उसके लिए सब बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब जो डार्क स्किन आपको दिखेगी जैसे ही ये लोग जाएंगे कहां पे? अंटार्कटिका में, इनका जो डार्क स्किन है वो फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। इमीडिएट पॉपुलेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये डाउन द एजेस होगा, समय के साथ होगा, काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये अब जो है उनकी नाक नैरो होती रहेगी और ये फेयर होते रहेंगे,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी काले इंसान को गोरा करना है तो उसको पहाड़ों में भेज दो या फिर अंटार्कटिका में भेज दो, नहीं, इमीडिएट पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। इवोल्यूशन इज अ स्लो एंड टार्डी प्रोसेस, बहुत स्लोली चलता है, ठीक है, ये समय का खेला है, स्पेस का खेला मैं अभी आपको समझा रहा हूं। अफ्रीका से अंटार्कटिका में जाने की बात मैं कर रहा हूं, इतना क्लियर हुआ? चलिए अब इनका मैं रोल बता रहा हूं, ऐसा क्यों है, चेंज इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की चेंज होने से क्या है, मतलब ये बड़े नथुल्ले कर क्या रहे थे, इनका कोई ना कोई तो रोल होगा। हम कुछ समझ पाए अभी तक क्या रोल है, जैसे कुछ का हम नहीं समझ पाए, जैसे वूली फ्रिजली हेयर है जो अफ्रीका में जो होते हैं ना, ऊन की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं उनके, और काड़ो तो करते नहीं है। अब उसका रीजन हम नहीं स्थापित कर पाए, नहीं ढूंढ पाए अच्छे तरीके से। बाकी कुछ फीचर्स जो हमें दिख रहे हैं उनका हम ढूंढ पाए हैं। बात सुन रही है? अब अच्छा ये बताओ, हम लोग क्या हैं, हम लोग जैसे जैसे इंडियंस हैं, आप दिखते हैं अलग अलग तरीके के रेशियल पैटर्न्स हैं। हम लोगों में क्या हुआ है, काफी सारे लोग बाहर से आए हैं, काफी सारे लोग इंडिजिनस हैं, बहुत भयानक तरीके से क्रॉसिंग हुई है, ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ रेसेस हैं हम में। कोई फीचर ऐसा नहीं है कि मतलब यही है, कॉकोसॉइड ही है, नेग्रिटो ही है, मोंगोलॉइड है, हमारे में नहीं मिलेगा ऐसे। कुछ लोग आपको मोंगोलॉइड, परफेक्ट मोंगोलॉइड दिखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, पर मेजोरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका रेशियल कॉम्प्लेक्स या उसका रेशियल कंट्रीब्यूशन या फिर रेशियल सिग्निफिकेंस आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इंडिया में इंटरमिक्सिंग ऑफ रेसेस हुई हैं। जो मेल्टिंग पॉट की थ्योरी है ना, वही हुआ है इंडिया में। और ये रेशियल इंटरमिक्सिंग है ना, यह बताया था किसने, रिस्ले ने। हमने क्या बना लिया है, हमने रेस से बढ़ के हमने कास्ट बना लिया है अपने कल्चर्स में, ठीक है। वैसे रेस जो है एकदम पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराना मतलब रेस सबसे पहले रेस ही है, उसके बाद ये कास्ट वाले कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम रेस पे ज्यादा बात करेंगे, और इंडियन सोशियो कल्चरल और ट्राइबल, चलिए ट्राइबल में भी हम थोड़े स्तर पे हम कास्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं। अब देखो चौड़े नॉस्ट्रिल क्यों चाहिए, व्हेन हॉट एयर पासेस थ्रू वाइड पैसेज ऑफ नोज, जब चौड़े नॉस्ट्रिल्स होंगे ना, बड़े बड़े, भाई अफ्रीका का आदमी देखो नॉस्ट्रिल्स चौड़े चौड़े हैं, जब हॉट एयर पास करेगी थ्रू वाइड पैसेज ऑफ द नोज इट बिकम्स कूल एंड डिड नॉट हार्म्स द लंग। अगर नैरो नोज होती तो एकदम से गर्म हवा अंदर जाती, वो ठंडी नहीं होती, गर्म की गर्म फेफड़ों में लगती, तो फेफड़े जल से जाते हैं, जलन महसूस होती, ठीक है। बात समझ रही है? आप लू में चलिए, जब बहुत ही गर्म हवा चलती है, ठीक है, तब आप थोड़ा सा जब आप बाहर चलेंगे तो आपको जलन महसूस होगी सीने में गर्मी से, ठीक है। बात समझ रही है? तो उनके जो चौड़े नॉस्ट्रिल्स हैं उसमें से जब हवा जाती है अंदर की साइड, जब वो सक करता है तो हवा जो है, अब देखो कैसे हवा का पैसेज है, इस तरह से है, ये है ना, ये क्या है, ये नॉस्ट्रिल का ओपनिंग है, और ये अंदर जाते हुए पतला हो रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है हवा का अंदर। जैसे ही वॉल्यूम घट रहा है टेम्परेचर गिर रहा होगा हवा का, ठीक है, टेम्परेचर गिर रहा होगा। अब यहां पे जो है ना नैरो, वो इस तरह से वॉल्यूम ज्यादा श्रिंक नहीं करेगा तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं गिरेगा नैरो में। एक मिनट वाइड नोज से नैरो नोज बना, डार्क स्किन से फेयर बना, ये तो मैं बताइए। अब व्हेन हॉट एयर पासेस थ्रू वाइड पैसेज ऑफ द नोज, वाइड, इट बिकम्स कूल एंड डिड नॉट हार्म द लंग। यही रोल है अफ्रीका में, वो वाइड नोज का। अब डार्क स्किन का क्या रोल है, डार्क स्किन कलर ड्यू टू हाई मेलेनिन कंटेंट, मेलेनिन कंटेंट ज्यादा है, प्रोटेक्ट द बॉडी। व्हाट इज मेलेनिन बताओ? मेलेनिन प्रोटीन की वजह से है, जो जीन है ना उसके अंदर डीएनए है, उस डीएनए के अंदर कोडिंग है, वो डिसाइड करेगी कि प्रोटीन कौन सा जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं जो बोला अभी तक म्यूटेशन के जरिए, ठीक है, म्यूटेशन के जरिए तो डिसाइड हो रहा होगा ये कि बॉडी में किस तरह के का एडेप्टिव प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है, ताकि वो पॉपुलेशन सरवाइव कर जाए उस एनवायरमेंट में। इतना समझ में आ रहा है? तो मेलेनिन बना होगा। अब मेलेनिन की वजह से बॉडी में अगर मेलेनिन है तो जैसे ही स्कॉर्चिंग सनरेज आएंगी बॉडी डिसअलाउ करेगी कि वो बॉडी के अंदर जाएं और बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएं। बात समझ में आई? तो यही है, इसीलिए जैसे ही आप देखते हैं ना इक्वेटर के पास के लोग, ठीक है, काले दिखते हैं आपको, क्यों? उनका काला होना दोष नहीं है, उनके अडेप्टिव फीचर्स हैं। तो फेयर एंड लवली जो दिखता है ना आपको स्क्रीन, गोरे हो जाओ, ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये गलत कॉन्सेप्ट है ना, हो गया ना रेसिज्म, ठीक है। जो भी आपको इंसान दिख रहा है इट्स उसकी जो फीचर्स हैं वो अडेप्टिव फीचर्स हैं समय के साथ, ठीक है। डार्क स्किन कलर ड्यू टू हाई मेलेनिन कंटेंट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम स्कॉचिंग सनरेज वाया ब्लॉकिंग मेजॉरिटी ऑफ देम ऑन स्किन इटसेल्फ।
देयर बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर एंट्री इन बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम सनबर्न। बस इतना ही मानना है। तो ये क्लियर हो गया। अब जैसे ये इस आदमी को उठा के मैं लेके चला गया, कहां पे, किधर लेके चला गया, अंटार्कटिका में। अब तो उसके चौड़े नॉस्ट्रल्स हैं, अब वहां पे वो सांस लेगा, ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा जब अंदर जाएगी तो और ठंडी हो जाएगी, तो वो मर सकता है। बात समझ में आ रही है। अब उसके अंदर क्या, डार्क स्किन है, ठीक है। अब जैसी मतलब थोड़ी बहुत सनरेज आएगी, भले ही 6 महीने के लिए है, और मेलानिन कंटेंट हाई है बॉडी में, तो वैसे ही उसको सनरेज एब्जॉर्ब कराना है बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको गर्मी चाहिए, ठीक है। वैसी गर्मी नहीं है, उसको गर्मी चाहिए, और मेलानिन उसको अलाउ नहीं करेगा, तो मेलानिन अलाउ ना करने की वजह से वो इंसान भी मर जाएगा। अगर वो सर्वाइव कर रहा है उस पॉपुलेशन में, तो बॉडी जो है स्ट्रेस करेगी अपने अंदर म्यूटेशन के लिए, ठीक है, जिससे कुछ नए प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है, जिससे वो पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी, वरना वो मर जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे पहाड़ों से हस्की कुत्ते उठा के ले आते हैं ना, ठीक है, अब वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनका जो बॉडी के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, इट इज नॉट इन कॉम्प्लीमेंट विद द एनवायरमेंट वेयर दे हैव बीन, जहां पे उनको पालने के लिए लाया गया है, ठीक है। तो यही चीज है। अगर 1000 साल बाद ये अफ्रीका की पॉपुलेशन यहां मिलती है, हजारों साल बाद, तो मतलब वो आज इसलिए है क्योंकि वो उनकी जो डाउन द जनरेशन है एनवायरमेंट में अडेप्ट हो चुकी हैं वो, ठीक है, और नेचर उन्हें सेलेक्ट कर चुका है, तभी वो हैं। नेचर ने सेलेक्ट किया है, इसका मतलब एनवायरमेंट में अडेप्ट हो चुकी हैं। इतना क्लियर हुआ। और कैसे होंगी? ये चौड़ा जो है ये छोटा होता चला जाएगा, नैरो होता चला जाएगा, और स्किन का मेलेनिन गायब होता चला जाएगा, कम वो काले हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। पर ये एकदम नहीं होगा, ये धीरे 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 होगा, क्योंकि इवोल्यूशन इज अ स्लो एंड टार्डी प्रोसेस। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, नैरो नोज, नो फर्दर कूलिंग ऑफ एयर बिकॉज कोल्ड एयर कैन इवन अफेक्ट द लंग, ठीक है। नैरो नोज से नो फर्दर कूलिंग ऑफ एयर बिकॉज कोल्ड एयर कैन इवन अफेक्ट द लंग, इसलिए तो नैरो चाहिए। अगर आपकी नोज नैरो होगी तो जैसे सपोज करो बहुत ठंडी हवा अंदर है तो ज्यादा ठंडी नहीं हो पाएगी, ठीक है, लेकिन अगर चौड़ी नोज होती तो ज्यादा ठंडी हो जाती। फेयर स्किन कलर चाहिए, लेस मेलेनिन प्रोटीन, ठीक है, अलाउस सन वार्मथ टू एंटर द बॉडी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डाइंग ऑफ स्कॉचिंग कोल्ड अटैक्स। इतना क्लियर। So over the years, these features accumulates in the body of an individual as one changes its environment. जैसे ही अपने environment को change करेगा, इस तरह के features जो हैं body में आ जाएंगे, ठीक है, and ultimately it give rise to a new species, और धीरे धीरे करके एक नई species बनेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, it is difficult to comment on the amount of time needed to support the evolutionary duration, क्योंकि ये भी जो समय है ये भी नेचर कंट्रोल करेगा कि कितना समय लगेगा इवॉल्व करने में। या फिर जैसे सपोज करो आज जो हमें हैं, क्या कई हजारों साल बाद ऐसे होंगे? क्या पता है, हजारों साल बाद हम लोग अपना ब्रेन को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेन का साइज इतना बड़ा हो जाए, एलियन की तरह हो जाए। ये 5 उंगलियां आज आपको दिख रही हैं, 5 5 10, हो सकता है 3 ही रह जाए एलियंस की तरह, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्यों रह जाए? यूज एंड डिसयूज होगा, यूज एंड डिसयूज थ्योरी लगाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है। जो बोला समझ में आया तो ठीक है, वरना छोड़ देना, फालतू बात कर रहा था। इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे घुस रहे हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, आइसोलेशन एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो मैंने आपको वेरिएशन में पढ़ाया, ठीक है। अब आपके 3 फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है समझिए। ये इसमें जेनेटिक लिखा जरूर है, पर ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, सुनिए। देखो, एक पॉपुलेशन है जिसमें सपोज करो 100 आदमी, 50 आदमी मानो, 50 आदमी है। अब 50 आदमी में से 5 आदमी या फिर 6 आदमी मर गए, ऑल ऑफ अ सडन मर गए। तो अब इनका जो जीन पूल है, जो आदमी मरे हैं, ठीक है, तो अब ये देखिए, जैसे सपोज करो 50 आदमी हैं, 50 आदमी में से 5 या 6 आदमी मर गए, तो जो 5 और 6 आदमी मरे, ठीक है, अब इनका अपना कुछ जेनेटिक पूल होगा, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन का भी अपना एक जेनेटिक पूल था, ठीक है। जब ये 5 और 6 मर गए तो ये जेनेटिक पूल समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब जो आदमी रह गए, ठीक है, तो इनकी जो फ्यूचर फर्दर जनरेशंस होंगी, उसमें ये 5 और जो 6 आदमी जो थे, जो कंट्रीब्यूट करते, वो समाप्त हो चुका है। तो जो फ्यूचर जनरेशन बनेगी, अब उसका जो जेनेटिक पूल होगा, जो होता उससे चेंज हो गया है। तो ये जो चेंज हुआ है, ये जो ड्रिफ्ट हुआ है, इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। बात समझ में आया?
एक बड़ी पॉपुलेशन में से अगर कुछ आदमी मर जाते हैं किसी भी कारणवश, तो उनका कुछ जेनेटिक पूल लूज हो जाएगा, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो ओवरऑल जेनेटिक पूल बनता इस पॉपुलेशन का नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, अब वो ड्रिफ्ट करके कहीं और की तरफ बढ़ेगा। अब जो ये ड्रिफ्ट है, जो चेंज है, इसी को बोल रहे हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इतना समझ में आया? ठीक है, रट लो। अब मैं पढ़ रहा हूं, इट रेफर्स टू सडन डिसअपियरेंस ऑफ सर्टेन जीन्स। अब कुछ जीन्स जो हैं डिसअपियर कर गए हैं क्योंकि कुछ लोग मर गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन अ बैंड ऑफ 50 लोग, ठीक है, स्मॉल ग्रुप है, छोटे लोग की बात कर रहा हूं, इफ 5 पीपल डाइज बिकॉज ऑफ अ डिजीज, फ्लड, अर्थक्वेक और एनी अनयूजुअल हैपनिंग, एनी फैक्टर, दिस कॉजेज लॉस ऑफ जीन ऑफ द डेड पीपल, जो कॉन्ट्रीब्यूट करता फ्यूचर जनरेशन में, ठीक है, डिजीज पीपल। ऑन दिस चेंज्ड जेनेटिक स्ट्रक्चर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा एंड गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज, ठीक है, नया तरह का जेनेटिक पूल बन रहा है ना। इन प्री हिस्टोरिक इवोल्यूशन जेनेटिक ड्रिफ्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दैट टाइम पीपल लिव इन स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है। अब पहले ही बहुत काम करता, वो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि 50-50 लोग रहते थे बैंड सोसाइटीज में ऐसे, ठीक है, अब ये बहुत दूर दूर रहते थे। अब इनमें अगर 5 आदमी मर गया, मतलब 10% जेनेटिक पूल लॉस्ट हो गया। तो छोटों में जब छोटे ग्रुप होते थे ना, तो जब 5 आदमी या 6 आदमी भी मरता था ना, तो एक बड़ी प्रोपोर्शन का जेनेटिक पूल का लॉस होता था। तब ये चेंजेस दिखते थे, ठीक है, इनका इवोल्यूशन में दिखता था प्रोसेस में कि कितना ये रोल अदा करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो है पॉपुलेशन बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, अब हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पॉपुलेशन है, तो अब जो है ये ज्यादा दिखता नहीं है, ठीक है। अब लोग कितना मर रहे हैं, वैसे ही हमारा डेथ रेट इतना कम है, ठीक है, और अगर कोई इतनी बड़ी कैलेमिटी भी नहीं आती है कि बहुत सारे लोग मरते हैं एक साथ, ठीक है, बात सुनिए, ऐसा ना हो, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी मीनिंगलेस सा है थोड़ा सा, इतना क्लियर हुआ, इसको देख लेना। अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन, जो माई बाप है इवोल्यूशन का। नेचुरल सिलेक्शन रेगुलेट करेगा रेट और डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, समझा चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट्स द फिट वेरिएंट विच प्रोड्यूसेस मोर एंड मोर एंड पासेस ऑन देयर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो फिट है वही तो ज्यादा बढ़ेगा आगे, बता चुके हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ती है। नेचर रिजेक्ट्स द अनफिट वेरिएंट विच डू नॉट रिप्रोड्यूसेस एंड पास ऑन जीन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब जैसे इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात कर रहा हूं, नेचर ने किसको रिजेक्ट किया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस, बता चुके हैं। और बॉयसी भी एक था जिसको रिजेक्ट किया था फ्रॉम इवोल्यूशनरी लाइन, ठीक है। अब रोबस्टस और बॉयसी एक ही है, उसको भी याद रखना, ठीक है। और सेलेक्ट किसको किया था? एफ्रेंसिस को किया था, जो होमो एबिलिस में कन्वर्ट हुआ था और आगे होमो इरेक्टस बना था। ये मैं आगे पढ़ता हूँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस ह्यूमन फॉसिल्स में, ठीक है। फिट वेरिएंट और अनफिट वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। फिट वेरिएंट एफ्रेंसिस था, अनफिट वेरिएंट रोबस्टस बॉयसी था, ठीक है। अब एफ्रेंसिस जो है हैबिलिस में बदला था, हैबिलिस जो है इरेक्टस में बदला था, ठीक है। बात समझ मारिए, ये हैबिलिस क्या है, इरेक्टस क्या, बताऊंगा। ये सब जो है हैबिलिस इरेक्टस ऑस्ट्रेलिया में जिसने खोजा था उसका नाम था एलएसबी लीकी, और इनका क्या काम था मैं बताऊंगा, अभी मत सोचना ज्यादा, ठीक है। बस मैं बता रहा हूं कौन सा फिट है कौन सा अनफिट है, नोट्स में लिखते चाहिए, कुछ नहीं है, ठीक है। जो ये एफ्रेंसिस है, होमो एबिलिस है, होमो इरेक्टस है, यही तो इवोल्यूशनरी लाइन ऑफ मॉडर्न मैन है, क्योंकि यही तो फिट वेरिएंट था। रोबस्टस बॉयसी ये अनफिट वेरिएंट था, ये समाप्त हो गए, कन्वर्ज हो गई, पॉपुलेशन खत्म हो गए, ठीक है। क्यों ये एफ्रेंसिस रहा? क्योंकि नेचर ने इसको सेलेक्ट किया, उसको रिजेक्ट किया। बात समझ रही है, नेचर ही सेलेक्ट करेगा कि कौन सा म्यूटेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डाउन द इवोल्यूशनरी लाइन, इस बात को याद रखना। द ओनली शॉर्टकमिंग इन सिंथेटिक थ्योरी इज इग्नोरिंग हाउ मैन मेड कल्चरल टूल्स इंपैक्टेड इवोल्यूशन। देखो, केवल बायोलॉजिकल चेंजेस ने नहीं, केवल बायोलॉजिकल चेंजेस ने इवोल्यूशन को कंट्रीब्यूट नहीं किया है, इस बात को याद रखना, ठीक है। कुछ कल्चरल चीजें भी हुई हैं, जैसे फायर, ठीक है, और टूल्स बने इतने सारे, ठीक है, जिससे बॉडी की जो नीड है, बॉडी में, बॉडी का जो मतलब समझो कि सपोज करो पहले रॉ फूड खाता था इंसान, अब पका हुआ खा रहा है, तो पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल बड़ा होता था, ठीक है। अब जो है रोल कम घट गया, ठीक है। जब रोल घट गया, ठीक है, तब कुछ बॉडी में चेंजेस आए, तो ये कल्चर ने चेंज किया बॉडी में, ठीक है। तो देखो, द ओनली शॉर्टकमिंग इन सिंथेटिक थ्योरी इज इग्नोरिंग हाउ मैन मेड कल्चरल टूल्स हैव इंपैक्टेड द इवोल्यूशन, कि मैन मेड कल्चरल टूल्स ने किस तरीके से इवोल्यूशन को इंपैक्ट किया है, ठीक है। जैसे होमो इरेक्टस जब इरेक्ट हुआ, उसने टूल्स बनाए, अब उन टूल्स के बनाने की वजह से ही तो उसके साइज ऑफ द टीथ घटा है, क्योंकि उनका रोल कम हुआ, और ब्रेन साइज बड़ा है, क्योंकि ब्रेन जो है ज्यादा यूज किया मैन ने, ठीक है, और कल्चर्स बनाता चला गया, जैसे जैसे कल्चर्स बनाता चला गया फिर और ब्रेन यूज किया, ठीक है। तो कल्चर्स का भी रोल है ह्यूमन इवोल्यूशनरी लाइन को ट्रेस करने के लिए, इसको इग्नोर किया है सिंथेटिक थ्योरी ने, इस पर हमें बात करनी होगी, ठीक है। ये भी तो इवोल्यूशन है जो मैं बात कर रहा हूं, टीथ का घटना, ब्रेन साइज का बढ़ना,
जो कल्चर्स ने इफेक्ट किया, जो बायो कल्चरल साइकिल की मैं बात करता हूं ना, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कल्चर इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कल्चर इवोल्यूशन, जिसमें फंसता रह गया इंसान और फिर आज जो मॉडर्न मैन है वो खड़ा हो गया सामने आके। ठीक है, अब इनकी वजह से भी तो कुछ इवोल्यूशन में जैसे कल्चर्स जो बने हैं, जो कल्चर्स का यूज मॉडर्न मैन ने किया या फिर जो हमारे फॉसिल्स जो मैन हुआ करते थे उन्होंने किया, उनकी वजह से जो इवोल्यूशन ट्रेस हुआ उसका कंट्रीब्यूशन कहां है? यही तो ड्रॉबैक है सिंथेटिक थ्योरी का। ठीक है, ये भी तो इवोल्यूशन है जो कल्चर ने इफेक्ट किया, इस पर सिंथेटिक थ्योरी चुप है। बात समझ में आई? अब देखो, इन फ्लड्स, जब ब्रह्मपुत्र में फ्लड्स आए तो एनिमल जो है वो तो मर जाएंगे डूब के। ठीक है, ज्यादा मरेंगे इन कंपैरिजन टू मैन। आते हैं ना, असम में फ्लड आते हैं हर साल। ठीक है, ज्यादा जानवर मरते हैं पर इंसान कम मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि इंसान के पास टूल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड्स टू काउंटर दियर एडवर्सरी। ठीक है, इंसान के पास टूल्स हैं, कल्चर से, इंसान के पास दिमाग है कि कैसे बचना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, दिस फैक्टर शुड ऑल्सो बी अकाउंटेड इन इवोल्यूशन। कल्चरल टूल्स अफेक्ट ह्यूमन इवोल्यूशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे कुक्ड फूड की मैं बात कर रहा था, आफ्टर फायर इन्वेंशन फूड चबाना स्टार्ट हुआ तो डाइजेस्ट करना आसान हुआ। ठीक है, अब जब डाइजेस्ट करना आसान हुआ तो टीथ का साइड घटना स्टार्ट हुआ, जॉ जो है रीशेप हुआ। ठीक है, यही तो एंथ्रोपोलॉजिकल वे है टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स विद द थ्योरीज विच दीज थ्योरीज आर अनेबल टू एक्सप्लेन, टू पॉइंट आउट। ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये फोकस ज्यादा करना था। ठीक है, अब जो भी कर रहे थे, जो रिसर्चर्स कर रहे थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये बात सामने लेके आए कि कल्चर्स का क्या रोल है, कल्चरल प्रोडक्ट्स का, कल्चरल टूल्स का क्या रोल है इवोल्यूशन में, इसकी बात कर रहे थे। अब आगे देखिए, सिंथेटिक थ्योरी में म्यूटेशन और वेरिएशन ये जेनेटिक फैक्टर या हेरिडिटी फैक्टर्स हैं। आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, या एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। ठीक है, अब देखो हमको काम क्या करना है एंथ्रोपोलॉजी में, हमको बार बार नई नई चीजें नहीं पढ़नी है, हमको इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है डिफरेंट जगह। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम सेम डेटा को इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट जगह, ताकि हमारा जो है काम कम हो जाए। ठीक है, अब डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं बताऊंगा कि कहां पे क्या डालना है। ठीक है, दे कैन बी यूज एनीवेयर इन एंथ्रोपोलॉजी, यूज टॉपिक्स एंड डेवलप इंटरलिंकेजेस। अब कैसे है? फैक्टर्स दैट लीड टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। सबसे पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। अगर ये क्वेश्चन बचता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट जीन फ्रीक्वेंसी, यही सब चेपना है, बताऊंगा आगे जाके आपको कैसे चेपना है। ठीक है, फिर आगे देखिए, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ रेस, कैसे रेस बन रही है उसमें भी यही चेपना है। पांचों फैक्टर्स ऐसे ही चेपने, बस छोटे मोटे माइन्यूट चीजों को बदलना होगा, उसको मैं बताऊंगा। अब इन बोथ 9.3 और 9.5 ऑल 5 फैक्टर्स टू बी यूज्ड अकॉर्डिंगली, वो मैं आगे बताऊंगा जब 9 स्टार्ट करेंगे हम जेनेटिक्स वगैरह में अच्छे तरीके से। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी बदलेगी, रेस बनेगी, इवोल्यूशन होगा, ये पांचों फैक्टर सेम रहेंगे। इनको कैसे यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।